नमस्कार, मैं सुष्मिता तिवारी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बेबाक बोल में। और आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद पहावा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और वहीं बीजेपी नेता पवन केसर भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन डॉक्टर उमेश यादव भी हमारे बीच है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। जी सर, चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है और 2 राज्यों में चुनाव भी है। तो मेरा पवन केसर साहब से सवाल है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव है। सर क्या लगता है बीजेपी के पक्ष में होगा इस बार वहां पर चुनाव, या आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग जो पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो एनसी है, चाहे पीडीपी है, बहुत दुखी थे और उनका यही रोना रहता था कि चुनाव नहीं करवा रही सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी चुनाव नहीं करवा रही। तो आज मुझे लग रहा है कि आज वो भी खुश होंगे। चुनाव की जिस तरह से तारीख आई है और जो फेज़ जो इससे पहले 5 फेज़ों में होते थे, तो ये कहीं न कहीं जो 3 फेज़ पे हुआ है, ये भी एक सर जो है आपकी आवाज क्लियर एक नहीं आ पा रही है। अच्छा। आप ठीक है? जी, लाउड नहीं आ पा रही है, आप ठीक बहुत है? दबी-दबी आवाज आपकी आ रही है, क्लियर नहीं आ पा रही है। एक मिनट। चलिए, जब तक उधर से वॉइस सही होगी, डॉक्टर प्रमोद पहावा सर की तरफ रुख करते हैं। सर आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप बताएं। आप ठीक है? इसमें राय देने वाली क्या क्या बात होती है? आप कोई चुटकुला सुना दें और उसके बाद कहें कि मुझे इस चुटकुले के ऊपर अपना कोई प्रवचन दे दें, तो उस पर कोई क्या उसका विश्लेषण कर सकता है? इट वॉज ए जॉक विद द डेमोक्रेसी एंड इट इज ए जॉक विद द कंट्री। आप एक दिन पहले लाल किले से चीख चीख कर और चिंगाड़ कर कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ कि आप एक राज्य में 4 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते। महाराष्ट्र का क्यों नहीं किया, झारखंड का क्यों नहीं किया, और कश्मीर का भी, जम्मू कश्मीर का भी जो छोटा सा हिस्सा है वो भी आप 3 हिस्सों में करा रहे हैं। तो एक देश और एक चुनाव वाली बात तो आपके वैसे चली गई। दूसरी जो आपकी, मैं एक थोड़ी सी गलती सुधार दूं, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैडम, आपने अभी कहा कि 370 हटने के बाद, जी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक सबसे बड़ा धोखा है। 370 धारा इस सरकार ने नहीं हटाई है, डाइल्यूट जरूर की है, क्योंकि 370 धारा का जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था उसकी शुरुआत में ही लिखा हुआ है, मैं धारा 370 की इन अधिकारों का उपयोग करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देता हूं, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने के हिसाब से 370 कहना नहीं है, मेरी तरफ से ये कहना नहीं है, बीजेपी की जानकारी है कि 370 हटाई गई है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। तो अगर बीजेपी झूठ बोलती है, अगर बीजेपी जनता को और सबको मूर्ख समझती है, तो कम से कम आप इसको करेक्शन करें, क्योंकि 370 धारा इस तरीके से असंवैधानिक रूप से नहीं हट सकती। दूसरी बात, ये चुनाव करा रहे हैं, घाटी में चुनाव करा रहे हैं और वहां चुनाव करा रहे हैं जहां खुद ये लोकसभा की 3 सीटों से भाग गए। इनकी हिम्मत आके डीजीपी से लेकर और कितने सारे इन लोगों ने ट्रांसफर किए हैं। इसका मतलब आप क्या, आप कुछ ना कुछ तो आपकी नीयत में खोट है ना, कहीं तो गड़बड़ है। और ना डीजीपी और पुलिस के इतने अधिकारियों का ट्रांसफर करने का कोई संबंध ही नहीं होता। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से या देश से पूछना चाहिए कि ये चुनाव किस आधार पर हो रहे हैं? क्या इन्होंने वहां पर विधानसभा बहाल कर दी है? क्या कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी हुआ है संसद से जी, कि कश्मीर में विधानसभा होगी या टेक्निकल इशू की वजह से जो बीजेपी के नेता थे, प्रवक्ता थे, वो शायद हमसे अलग हो गए हैं। फिलहाल हम अरुणेश जी के पास जाते हैं। जी, आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए साहब, चलो देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है। जी, तो उसी को चरितार्थ करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आज इलेक्शन कमीशन के जरिए जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान करवा ही दिया। जी, बाकी हमारे साथी जो हमारे सीनियर हैं, डॉक्टर साहब पहवा साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कहा
कि एक दिन पहले आप जो है ये कहते हैं साहब कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, और दूसरे ही दिन आप 4 राज्यों के जो चुनाव हमारे ड्यू थे, बल्कि मैं तो ये मान के चल रहा था कि दिल्ली के चुनाव भी इसी साथ करा दिए जाएँगे, कम से कम 5 राज्यों का मैं मान के चल रहा था। जी। और आप उसका 40% भी काम नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में भी आप 3 तारीखों में चुनाव करवा रहे हैं। हुँ, आखिर आपको किस बात का डर है? जहाँ तक मैं महाराष्ट्र का समझता हूँ, महाराष्ट्र के लिए मोदी जी डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं, इनका हुँ, जनाधार बिल्कुल खिसक रहा है और इनकी 50 से भी ज़्यादा सीटें नहीं आएँगी। इसी वजह से शायद इन्होंने अभी महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखें डिक्लेयर नहीं करवाई। और हुँ, जहाँ तक हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा की बात करते हैं, तो इन दोनों ही जगह पे सभी को मालूम है कि बीजेपी का जनाधार खिसक चुका है। बीजेपी ने, अगर हम हरियाणा की बात करें, तो यहाँ आनन-फानन में मुख्यमंत्री बदले और लोकसभा में भी इनका 50% नुकसान हुआ है। पिछली बार इनको 10 सीटें मिली थी और इस बार लोकसभा चुनाव में ये सिर्फ 5 सीटें जीत पाए हैं। हाँ, और जम्मू कश्मीर में मेरी जानकारी जहाँ तक है, 2 सीटों पे, जो कश्मीर की 2 लोकसभा सीटें थी, वहाँ पे बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जम्मू कश्मीर पे और जहाँ का एजेंडा लेके बीजेपी पूरे 5 साल राजनीति करती हुँ, रही, वहाँ पे ये 50% सीट पे चुनाव नहीं लड़े हैं। तो हुँ, आगामी जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव, तो इसमें ये हुँ, क्या ही कर देंगे। जी, हमें तो कुलदीप कोई पंडित बहुत जी, ज़्यादा बीजेपी की हवा है, अब बीजेपी के पक्ष में चुनाव होगा या क्या आप क्या राय रखते हैं इस पर? नहीं, नहीं, देखिए मैडम, जहाँ तक आप ये स्टेटमेंट दे रहे कि भाई बीजेपी की हवा है, तो मैं क्या, इससे तो जो है कोई भी सहमत नहीं। अब बीजेपी की हवा कैसे हो सके? अभी देखो लोकसभा के चुनाव हुए और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रचार-प्रसार किया, 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों ने जिस तरीके से जो है बीजेपी के गुब्बारे की हवा निकाली, ये तो भाई सर्वविदित है, और ये तो 250 का आंकड़ा भी नहीं पार पार कर पाए। तो ये कहना कि बीजेपी की हवा है, ये तो शायद हुँ, एक गलत स्टेटमेंट है। और अभी जैसे बात हो रही डॉक्टर उमेश यादव जी ने, और उनसे पहले जो वक्ता है उन्होंने भी जो बात रखी कि भाई लाल किले के प्राचीर से कल ही जो है मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे। लेकिन आज जब 4 राज्यों में चुनाव डिक्लेयर होने थे, तो 2 राज्यों में केवल चुनाव डिक्लेयर करे। इसका स्पष्ट मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी है, और खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी है, वो आज बहुत ही, मतलब ये समझिए कि डरी हुई है चुनाव से। और जी, इसी कारण 2 राज्यों में चुनाव करे, इसके बाद में फिर ये बाद में दूसरे राज्यों में चुनाव कराएंगे, और चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की भी ये लोग कोशिश करेंगे। आप देखिए, अगर चारों राज्यों में एक साथ चुनाव होते, तो कितना धन बचता, कितना समय बचता, और उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो और ज्यादा निगेटिव होता। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। और अब जो समय भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, शायद चक्र उल्टा घूम रहा। देश काल और परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी का समय नहीं। अभी देखिए आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके की सशक्त, और मैं तो इन 2 राज्यों की बात नहीं कर रहा, अभी डॉक्टर साहब ने जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की बात बताई। महाराष्ट्र में भी इनका जो है बुरा हाल होगा, और जिन जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होंगे, शायद भारतीय जनता पार्टी को वहां पे मुंह की खानी पड़ेगी। जी, बिल्कुल, कुलदीप मलिक जी की बात से जनता सहमत है या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, आखिरकार जब से 2024 के चुनाव हुए हैं, उसके बाद से पूरे फुल मतलब बहुमत से नहीं आ पाई है बीजेपी सरकार, तो क्या लग रहा है उनके लिए थोड़ा टफ होगा इस बार चुनाव, या कैसे देखते हैं इसको? पहले तो स्पष्ट करें कौन से डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। जी सर, डॉक्टर प्रमोद पहावा साहब से मैंने सवाल किया है, बिल्कुल। तीनों ही डॉक्टर हैं। हाँ, जी, बिल्कुल। डॉक्टर प्रमोद पहावा साहब, आप बताएँ। अभी अरुणेश जी ने एक बात कही और बड़ी अच्छी बात कही, जो हालांकि मैं जी, उनसे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने हुँ, कहा कि मोदी जी डर रहे हैं। तो जी, डॉक्टर साहब, ऐसा है डॉक्टर यादव, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मोदी जी डरते हैं, क्योंकि इंसान नहीं डरता। इंसान अपने कर्मों से और अपने पापों से डरता है। वो किसी सामने वाले से नहीं डरता। उसके अंदर जो कमजोरी होती है वो उसी से डरता है। अगर कोई बहादुर हो और सामने शेर आ जाए, तो वो अपनी तलवार निकाल के हिम्मत रखता है कि उस शेर को भी शिकार कर दे। लेकिन अगर कोई
साहब जैसा कमजोर और कायर बंदा हो तो फिर उसकी तो ईश्वर खैर माफ करे, ऐसे कोई शब्द जी। सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो जहां तक आप जम्मू कश्मीर की बात करती हैं, जम्मू कश्मीर में इन्होंने कहा था कि हम नोटबंदी के बाद आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, हम ये मार देंगे, वो कर देंगे। तो लंबे लंबे तीर छोड़े थे, फेंकम फाक की थी। और आज आप देख लीजिए कि पिछले 1 महीने में कश्मीर के अलावा जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमले होने लग गए, जो जी। उपेक्षाकृत बहुत शांत और सेफ जोन माना जाता था। जो वहां के कश्मीरी पंडित थे, जब इन्होंने 2014 में सत्ता ली थी, तो इन्होंने किस किस की कस्में खाई थी कि हम इनको वहां बसा देंगे, हम बना देंगे। आज क्या हालत है कि जो उनके रिफ्यूजी कैंप है जम्मू के अंदर, वहां बिजली और पानी भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के हालात तो आप देख ही रहे हैं। और जिन लोगों के, जिन बच्चों के, जिन माताओं के, घर वालों के और परिवार वालों के पैलेट गन लगी थी, जो अंधे और बर्बाद हो गए थे, वो आज भी बेरोजगार हैं, आज भी बेजार हैं, आज भी वो मोहताज हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो भूल जाएंगे? और उसके बाद हम आते हैं हरियाणा के ऊपर, क्योंकि इन्होंने 2 ही राज्यों के चुनाव घोषित किए हैं। तो हरियाणा में आप बताएं, किसान वो परेशान है, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। उसके ऊपर क्या कहते हैं, साहब अभी यूपी के भी चुनाव डिक्लेयर होने थे लेकिन वो हो नहीं सके हैं। जारी रखिए अपनी बात को। तो हरियाणा की हालत ये है कि ड्रोन से वहां पर ऐसे आश्रु गैस चलाई जाती है, केमिकल वेपन छोड़े जाते हैं, जैसे कि वो गाजा और नेतन्याहू की लड़ाई हो। और चारों तरफ से उसको सील बंद करके और एक एक तरीके की जो है खुली जेल बना दिया जाता है पूरे राज्य को। तो इन परिस्थितियों में किसान कहाँ साथ देगा, दलित कहाँ साथ देगा, जिसको लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये संविधान बदल देंगे। और अल्पसंख्यक कहाँ साथ देगा, जिसके लिए मोदी जी ने लाल किले से कहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड लेकर आएंगे। तो इनके धर्मनिरपेक्षता में क्या हमारे सिखों को जो कृपान रखने की इजाजत है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं क्या आपकी तरफ रुख करती हूँ, लेकिन पहले हमारे साथ बीजेपी के नेता वापस जुड़ गए हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू था। सर, मेरा सवाल आपसे है, 370 हटाने के बाद पहली बार वहाँ चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है बीजेपी के पक्ष में होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव? बिल्कुल, और इस बार का चुनाव जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। फर्स्ट टाइम जी। आज कश्मीर का अवाम भी वहां होते हुए विकास को अपनी आंखों से देख रहा है। और सिर्फ जो युवा पीढ़ी थी, जो जब जब कभी उनके हाथ में जब पत्थर हुआ करते थे, आज वो लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमने पीछे क्या खोया है। उन अलगाववादों में वादियों के बातों में आकर जिस तरह से उन्होंने अपना ही नुकसान किया है, आज वो भली भांति जान भी चुके हैं। और तो उसको भांपते हुए आज वहीं से जो बड़े बड़े कश्मीरी जो अपने आप को जम्मू कश्मीर के राजा कहा जाता करते थे, आज उनको धराशाही उसी अमावम ने किया है वहां पे। और ये जो अभी पावा साहब जो अभी बातें कर रहे थे कि मोदी जी सेकुलर, हर एक आदमी के लिए सबका साथ सबका विकास की जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां विकास की राह में सबको साथ लेकर चलने वाली सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है। ये बाकी पिछले 55 साल जिन्होंने राज किया ना, उन्होंने तुष्टीकरण की राज की। आज तुष्टीकरण जो है इस हमारी सरकार में 0 है। आज कोई भी वर्ग ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए विकास नहीं किया गया है, चाहे कोई उसका वोटर है या नहीं है, मगर आज इक्वल। आज जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हमने खुद देखा है जम्मू में किस तरह से भेदभाव पिछली सरकारों ने की। यही सरकारें, ये जो आज इनका पक्ष रख रहे हैं ना, यही सरकारें बीच में रही। जम्मू के साथ लगातार भेदभाव होने के कारण 2014 का चुनाव हुआ था, उसमें जम्मू खित्ते ने पूरा एकजुट होकर भाजपा पर जो है विश्वास दिलाया था। और मैं 1 लाख प्लस की मेरा सवाल है, क्या परियोजनाएं अभी मतलब वहां चल रही हैं, जो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे कुछ भी। जी प्रमोद पावा साहब, क्या कहना है आपका पवन केसर साहब के सवाल पर, जवाब पर? नहीं, अपनी जगह इनको इसके अलावा ये और कह भी क्या सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, किसका विकास हुआ?
और किस चीज में विकास हुआ? जो 2014 में 1850 रुपए की साइकिल बिकती थी, आज वो साढ़े 8,500 रुपए की मिलती है। जी। किसका विकास हुआ? जहां जम्मू कश्मीर के अंदर 70%, 2012 में 70% ऑक्यूपेंसी थी, वहां 2 साल तक इन्होंने कर्फ्यू लगा के रखा, इंटरनेट काट के रखा। क्या वो विकास था? आज आप देखिए किसानों के साथ कौन सा विकास हुआ, स्टूडेंट्स के साथ क्या विकास हुआ। लखनऊ में अगर कश्मीरी शॉल बेचने वाला आता है तो उसको हिंदू राष्ट्र वाले और हिंदू महासभा वाले पिटाई करके भगा देते हैं। हमारी कॉलोनी में भी अगर कोई अखरोट बादाम बेचने वाला आता है और नजर से वो कश्मीरी आ जाए तो उसको गार्ड रोक लेता है कि तू आधार कार्ड दिखा, ऐसा कर वैसा कर। वो कौन सा विकास? ये तो कोई विकास नहीं होता ना, कि वो अपने ही देश में पराया हो जाए। तो इस विकास को अगर ये विकास समझते हैं तो फिर इनको घाटी में चुनाव लड़ना चाहिए था। कौन जी, और वहां पर कम से कम आना चाहिए था। जी बिल्कुल। जी बताएं पवन केसर साहब। मुझे लगता है आप शायद हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, आप शायद कहीं और की बात कर रहे हैं। यहाँ मिनॉरिटी पे शायद पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ उनको हिंदुओं को या दूसरी उनको देख देख कर नाम पूछ कर उनसे जाति की जाती है। ये हिंदुस्तान है। आपने वहाँ पहले मैंने आप में इंटरफेरेंस नहीं किया, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपने कश्मीरियों की बात की। कश्मीरी आज जो है हर एक मॉल में आपको कश्मीरी एम्पोरियम की आपको दुकान मिलेगी। आपको वो नहीं दिखा? आज लाल चौक में जितना जिस तरह से बिजनेस आप कह रहे हैं कि पिछले आपने 2 साल बंद किया, 2 साल जब बंद किया है कि एक पत्थर नहीं चला। जो आप लोग डराते थे कि तिरंगों को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, आज वहां पे 25 लाख तिरंगा घर घर लहराया है। और ये राष्ट्रवाद की जो भावना जो सामने एकदम से पैदा नहीं, ये पहले भी थी, मगर आपका फेलियर था। आपका फेलियर, मैं अपना पॉइंट कंप्लीट कर दूं। आपकी पिछली सरकारों का फेलियर था, उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी। वो आतंकवाद को जो वहां के दुकानदार थे, चाहते हुए वे अपनी दुकानें नहीं खोल सकते थे। आपके नेता जो है ना गिलानी, शायद शाह गिलानी के सामने जाकर माथा रगड़ते थे कि चुनाव होने दीजिए। ये हमने देख रहा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद, कई ऐसे जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये वहां जाकर उनके आगे माथा टेकते थे, फिर जाकर शांतिपूर्वक चुनाव कराते। आज इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्वक चुनाव करवा रहा है, ना कि सईद शाह गिलानी या उसकी पार्टी का कोई आदमी आकर उसके आगे माथा रगड़ रहा है। नहीं, ये भारत की जीत है। और 5 अगस्त 2019 के बाद ना एक तिरंगा जो है ना दिलों पे भी छा गया वहां के। जी बिल्कुल, बोलिए मैं एक मिनट में इनको रिप्लाई। प्रमोद पावा सर आप बोलिए, पहले आप बोलिए। ऐसा पवन जी, जम्मू कश्मीर के बारे में तो आप मुझे इसलिए नहीं कुछ कह सकते कि हमारा एकमात्र ऐसा चैनल है जो श्रीनगर के अंदर पोस्टेड है, और वी आर द एक्सक्लूसिवली वी हैव द राइट टू रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड द आर्मी एंड पुलिस वेरिफिकेशन और पुलिस के सिस्टम को और उनके ऑपरेशंस को रिकॉर्ड करने का अधिकार पूरी इंडिया में सिर्फ हमारे पास है, और हम उसे पूरी दिलेरी के साथ वहां करते हैं। और इसलिए ये नहीं कह सकते कि हमें जानकारी नहीं होगी। लखनऊ की जानकारी नहीं। जी अच्छा, जो चुनाव एक मैं सेंटेंस और कह दूं, जो ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव करा रही है सरकार, करा रही है। सर, ये चुनाव सरकार नहीं करा रही है, सुप्रीम कोर्ट का डंडा करा रहा है। उन्होंने सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया था, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता। जी डॉक्टर साहब। जी अरुणेश यादव जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी पवन केसर जी के? मिर्जा गालिब जी का एक शेर याद आ रहा है साहब, कि वो कहते हैं ना, उसमें एक ही लाइन याद है, वो मैं बता रहा हूँ साहब। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा। हमारे बीजेपी के साथी हकीकत जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि पार्टी के साथ आप जुड़े होते हैं तो पार्टी की बहुत सारी प्रतिबद्धताएं होती हैं, जिसकी वजह से हकीकत बयान नहीं कर पाते। आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। बाबा साहब ने पहले ही कहा कि इसमें कश्मीर के साथ साथ, घाटी के साथ साथ जम्मू जैसे शांतिपूर्ण इलाके में, जहां कभी इस तरह की घटनाएं ही नहीं सुनी गई, वहां तक इस तरह के हमले हुए। और 2 साल पहले तक जंतर मंतर पे कश्मीर से शिक्षक आए, जो कश्मीर और जम्मू के शिक्षक थे, वो यहाँ आए, जंतर मंतर पे धरना देते रहे। ये बोले कि साहब, हमें जो घाटी में आपने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, वो ड्यूटी हटा के हमारी जो नौकरियां हैं वो आप फिर से जम्मू ट्रांसफर करो।
घाटी में पिछले 5 साल में हालात कभी भी नॉर्मल नहीं हुए। इंटरनेट सेवाएं कितने साल तक बाधित रहीं, ये हमारे बीजेपी के साथी ज्यादा बेहतर बताएंगे। सिर्फ 370 के नाम पे एक पब्लिसिटी करके, एक पब्लिसिटी स्टंट बना के उसको प्रचारित प्रसारित किया गया और हकीकत बिल्कुल सामने आ जाएगी। कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चुनाव 3 फेज में हो रहा है। 4 अक्टूबर को साहब आपका परिणाम आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता समझ जाएगी कि साहब किसको क्या, जी कि कौन किससे खुश है और कौन कहाँ कितने पानी में है। पवन केसर, क्या क्या कहना चाहेंगे आप अरुणेश यादव के इस जवाब पर? मैं इसमें बिल्कुल कहे। अरुणेश जी को उन्होंने कुछ मतलब शायरी से शुरुआत की कि ख्याल, मैं कह रहा हूँ जो पार्टी अपने दम नहीं, पर फिर वहां पे शायरी थी। चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, वो आज एनसी का सहारा लेना पड़ रहा है। डूबती नावें जो थी ना, चाहे वो महबूबा कश्मीर में आप 2 सीटों पे चुनाव नहीं लड़े हैं। पहले सुन लीजिए, ठीक है। कश्मीर में आप 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़े हैं। मैं एक बात सुनिए, अगर कश्मीर में नहीं लड़े, कश्मीर में हमारा, अगर पवार साहब जानते हैं, हम आज सबसे ज्यादा बाकी जो और पार्टियों के मुकाबले हमने ज्यादा वहां पे इस बार मतलब हमारे जो चाहे अलायंस में कर लीजिए, डायरेक्ट अलायंस या इनडायरेक्ट अलायंस में सेकंड रनर अप हम ही रहे हैं वहां पे। वो पवार साहब शायद अच्छे से जानते हैं वहां पे, और आने वाले दिनों में आपको और दिखेगा। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि जो जिसका अपना ही अस्तित्व नहीं है वहां पे, जो मतलब इतने साल सत्ता करने के बाद भी पवार साहब ने कहा कि वहां 2 साल इंटरनेट बंद रहा, ये रहा, आतंकवादी घटना जो है अभी तेज हुई है। मैं कह रहा हूँ, आपने कह रहा जम्मू में ऐसी घटना, कालूचक में, मिलिट्री के कैंप में जाकर, आपकी सांबा में, कई ऐसे ऐसी जम्मू में इस जी घटना कर कर वापस चले जाते तो उनकी कोई पकड़ नहीं होती थी। आज पॉलिटिकल विल स्ट्रांग है, मिशन ऑल आउट चल रहा है, और सबसे ज्यादा अगर आतंकवादियों का सफाया मिशन ऑल आउट के तहत इसी इंडियन आर्मी ने किया है, तो वो हमारे इसी टेन्योर में हुआ है, और इसको आप झुकला नहीं सकते। आप खुद इस वक्त कश्मीर में बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात, जिस जी लाल डॉक्टर चौक में मलिक तिरंगा के लहराना एक चुनौती की तरह माना जाता था, आज वहां पे दिन रात जो है तिरंगा भी रह रहा है। और सबसे ज्यादा इस वक्त जो टूरिज्म का आंकड़ा है वहां जाने देखिए, का, आप राहुल गांधी जी वहां पे भारत जोड़ो यात्रा के बाद वहां पे घूमने जाते हैं, इन्हीं के नेता, जी और कहते हैं वहां सब देखिए मैडम, ठीक नहीं है। मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है। और अभी जी। ये डॉक्टर प्रमोद जी ने भी बात बताई कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ, मेरे ख्याल से पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग तो अब तक उस आंदोलन को भूले नहीं। 750 किसानों की शहादत गई, और देश के प्रधानमंत्री सहित भाजपा सरकार का कोई भी मंत्री उन किसानों की शहादत के ऊपर एक शब्द नहीं बोल सका। संसद के अंदर वे 1 मिनट का मौन तक नहीं रख सके। तो मुझे ऐसा लग रहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव हरियाणा में भी बड़ा टफ होगा। रही बात जम्मू कश्मीर की, ये भी बात आई जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करे थे। उनमें एक वादा ये भी था कि जितने भी कश्मीरी पंडित है, ये उनको ले जाकर वहां पे वापस बसाएंगे। लेकिन क्या एक भी कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बसा? इनफैक्ट जिस तरीके के हालात अभी डॉक्टर प्रमोद ने जी कुलदीप कुलदीप साहब, मेरा एक सवाल एक आपसे और है कि चुनाव तो लगातार जारी ही है, लेकिन आतंकी हमले भी जारी हैं, इस पर क्या नजरिया है आपका? जी देखिए, अगर आप आतंकी हमले की बात कर रहे हैं तो भाई मैं तो कहना चाह रहा आपके चैनल के माध्यम से कि 56 इंची सीना कहां है भाई। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि ना हम आंख दिखा के बात करेंगे और ना हम आंख जो है झुका के बात करेंगे, आंख मिला के बात करेंगे। तो क्यों नहीं आंख मिला के बात करते? कहां गया 56 इंच का सीना? क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब देते? और क्या ये आतंकी हमले इस वजह से तो नहीं बढ़ गए क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव आने वाले थे, और आज जो है वहां पे जो है
जो चुनाव की जो है डेट डिक्लेयर कर दी गई, तो कहीं ना कहीं हमें इस पे भी सोचना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, क्योंकि अब हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो चुके हैं, ये सरकार की चाल को समझते हैं किस तरीके से सरकार जो है देश के अंदर लोगों को बांटने का काम कर रही। ये अच्छा। असली मुद्दों की तो बात नहीं करते। 2014 में बड़े बड़े मुद्दे जी, पवन जी याद दिला रहा आपको, कहाँ एक गया बात आपका भ्रष्टाचार, कहाँ गई महंगाई, कहाँ गया काला धन, कहाँ गई गंगा की पहले तो सफाई, कहाँ गई 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार, कहाँ गई बुलेट ट्रेन। देखिए, ये मजाक बना रहे हैं, ये आज मजाक बना रहे हैं। अच्छा। हमारे जो सेना के देखो, ये मजाक है उन शहीद सैनिकों का। सच्ची बात मतलब कर रहे तो हम वहाँ पे जो आतंकवादी आ रहे हैं जनता का बेवकूफ पॉलिटिकली आप जनता का पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर। बनाएंगे। मतलब अगर और आतंकवादी आ रहे तो मतलब बहुत अच्छे, आपके बहुत समय में अच्छे। जो आतंकवादी आते थे वो आप बुलाते थे। मैं कहता हूँ पिछले एनसी बुलाती थी, पीडीपी बुलाती थी। जब पहले 90 के दशक में जो आतंकवादी आए वो आपकी सरकारों ने बुलाए थे, कांग्रेस ने बुलाए थे। पवन जी, तो आपका कहने का मतलब ये हुआ, देखो मेरा, अगर आप मेरा टाइटल देखो नीचे क्या लिख रहा, शिक्षक नेता लिख रहा। ना ना ना, आप गलत समझ अगर शिक्षक नेता है तो आपको पता होनी चाहिए आज भी यार आप गलत है इस समय में लेकिन तुम्हारा चेंज हो जाएगा किसी तरीके से। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है ये पॉलिटिक्स है? और हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं, वो लड़ रहे हैं आपकी हमारी सुरक्षा के लिए वहां पे बैठे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स जोड़ रहे हैं वहां से, इसमें भी वो वाली चूरी ला रहे हैं वहां से। जी पवन ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और जी भी वही इन चीजों पे पॉलिटिक्स ना हो। सेना के लिए ही वो भी दुख प्रकट कर रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं उन्हें। मगर वो कह रहे हैं आतंकवादी जानकारी के लिए बता दूं, हम ही सैनिक हैं, हम ही किसान हैं, और हम ही जो है जवान है, और हमारे ऊपर आप उंगली उठा रहे। शर्म नहीं आती पवन जी आपको? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आपकी हम बातों पे जो किसान आपने बात कही है कि इसमें पॉलिटिक्स का, अगर आतंकवादी यहाँ पे आ रहे हैं तो उसकी सरकार ला रही है उनको, क्या सरकार ला रही है? मैं आपसे पूछता हूँ क्या सरकार ला रही है उसमें? इस जवाबदेही पर जी प्रमोद बाबा जी एक बार दोहराएंगे आप अपना सवाल? जी आपस में मुद्दा उठाया हुआ था कुलदीप मलिक साहब ने और ये पवन केसर जी ने, तो आप उस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, अब कुलदीप जी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, और पवन जी को वो गलत इसलिए नहीं कह सकते कि वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर यादव ने पहले बताया, वो उनकी मजबूरी है। वकील तो कातिल का अगर वकालत करेगा तो वो तो यही कहेगा ना कि मेरा मुवक्किल कातिल नहीं है, बड़ा ईमानदार है, दूध का धुला हुआ है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर बात करेंगे तो इनके भी दिल में वही दर्द होगा जो हमारे दिल में है। और मलिक साहब जो कह रहे हैं उसमें 101% मैं उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि मेरा भी जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम उसको कहते हैं, अगर इतिहास के हिसाब से देखें तो कौरवी प्रदेश है। तो भाई मारे तो जब तक पैदा होते ही फौज में होते हैं देश के लिए। हम तो मिट्टी में पैदा हुए और देश की मिट्टी में मरने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। इससे ज्यादा तो मैं कोई श्रद्धांजलि नहीं दे सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता थे वो हमारे बीच नहीं है फिलहाल अभी। और अमरीश यादव जी आप क्या राय रखते हैं? देखो साहब, हम तो सिर्फ सीधी सीधी एक बात ये जानते हैं कि 5 साल बाद सरकार चुनाव करवा रही है, तो ये अपने आप में सरकार का फेल्योर है। सरकार तो यही फेल हो गई जब 5 साल बाद वो चुनाव करवा पाए। और दूसरी बात, बीजेपी चाहे कितने भी शांति के और अमन के और चैन के कितने भी राग अलापे, लेकिन सच्चाई जनता के सामने है कि आए दिन वहां आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जिनमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिनमें सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें रत्ती भर भी कहीं कोई संशय और शंका नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी तरीके से फेल हुई है। और इस बात को जो चुनाव जब होंगे तो उसके परिणाम आपको बता ही देंगे। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में हमारे दोनों जो साथी हैं, हमारे बड़े भाई हैं दोनों लोग, इन लोगों ने ऐलान कर ही दिया है कि साहब यहाँ पहले से ही किसानों का भी आंदोलन हुआ और पहलवानों का भी आंदोलन हुआ, तो हरियाणा में तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। जी ये जो वीडियो है काफी लंबा हो रहा है, तो हम अगली बार फिर जुड़ेंगे आपसे और
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी का जुड़ने के लिए। आज यही विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।